बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 15 से 16 अगस्त 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे सारी जानकारी आपको यहां पर दी जाएगी। इस श्रृंखला के सारे वीडियो बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, तो रेगुलर बेसिस पर इस श्रृंखला को आप लोग फॉलो करके अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी देते हुए मैंने आपको बताया था अभी हाल ही में तमिलनाडु के वी प्रणव भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, जबकि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर की बात करें तो विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सी और डी में जो नाम लिखा गया है ये भी भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं। लेकिन आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कौन से नंबर के, यानी कि भरत सुब्रमण्यम कौन से ग्रैंड मास्टर बने थे। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना। भरत सुब्रमण्यम की बात किया जाएगा एग्जाम में तो भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बने थे। नोट कीजिएगा, 73वें ग्रैंड मास्टर बने थे भरत सुब्रमण्यम। वहीं पे बात करें भरत सुब्रमण्यम कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये रहने वाले हैं तमिलनाडु की। और बात करें संकल्प गुप्ता की, तो संकल्प गुप्ता जो बने थे आपको यहाँ पर याद रखना है भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बने थे। और संकल्प गुप्ता की बात करें तो वे संबंधित हैं भारत के तमिलनाडु से। और वहीं पे बात करें ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजा ऋत्विक की, तो राजा ऋत्विक जो संबंधित है ये तेलंगाना से संबंधित था और ये भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बने थे। ये सारी जानकारी ऑलरेडी हमने आपको पिछले वीडियो में दिया था। अब यहाँ पे देखिए रह चुका है 72वां कौन था और साथ साथ 74वां। तो 72वें की बात करें तो 72वां ग्रैंड मास्टर बना था मित्राब गुहा जो कि पश्चिम बंगाल के थे। और वहीं पे बात करें 74वें ग्रैंड मास्टर की जो अभी हाल ही में बना था तो राहुल श्रीवास्तव जो कि तेलंगाना से संबंधित है। तो 70 से लेकर के 75 तक का जो भी हाल ही के दिनों में बना है ये याद रखेंगे तो एग्जाम में आप यहाँ से बेहतर स्कोर कर पाएंगे। हो सकता है यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में बने तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर एक जो अंक होगा एक प्रश्न का वो आपके पक्ष में होगा। अब यहाँ पर एक जानकारी दे दूं कि बिहार स्पेशल 2021 वाला जो PDF था वो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इसमें भी में इसका कटौती किया गया। एग्जाम को देखते हुए आपको ध्यान रखना है कि 51 रुपये में फिलहाल आपके लिए उपलब्ध है। और यहाँ पे पूरा 2021 का सारा करंट अफेयर्स जो कि बिहार स्पेशल होगा समग्र विश्लेषण के साथ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आप सब पढ़ते हैं तो आपको दोबारा कहीं से भी बिहार करंट अफेयर्स की कोई भी नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित यहाँ पर आपको याद रखना है कि 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक के प्रश्नों का संग्रह है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इन सब बातों को यहाँ से आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम चल रहे हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। तो आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के केंद्रीय गृह मंत्रालय जांच उत्कृष्टता पदक के लिए चयनित पुलिस कर्मियों की सूची में बिहार के कितने कर्मी या फिर अधिकारी शामिल है। बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से आप इसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7 पुलिस कर्मियों को कह सकते हैं चयनित किया गया इस पुरस्कार के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। आपको संबंधित सारी जानकारी दे दूं, आपको ध्यान रखना है बिहार के 2 IPS जिनका नाम है सायली धूरत शावलाराम और वहीं पे विनय तिवारी को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से नवाजा जाएगा। तो यहाँ पर IPS की बात किया गया कि 2 IPS को इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। लेकिन वहीं पे अन्य जो 5 है तो अन्य 5 के बारे में भी हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले याद रखिए कि इन दोनों IPS अधिकारियों के साथ साथ बिहार के 2 इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर को भी केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया जाएगा। अब ये 2 इंस्पेक्टर और 3 सब इंस्पेक्टर की सूची आप यहाँ पर देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इन्हें यह सम्मान क्यों दिया जाएगा। तो क्राइम की वारदातों में बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन के लिए यह सम्मान इन्हें दिया जाएगा, जिसकी घोषणा अभी हाल ही में हुई है। और इसके तहत आपको ध्यान रखना है कि जिनमें इंस्पेक्टर राम शंकर सिंह, इंस्पेक्टर विनय प्रकाश, सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार राय, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद चांद परवीन और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद गुलाम मुस्तफा शामिल हैं। तो नोट कीजिएगा बिहार के 7 पुलिस अधिकारी को इस सम्मान से यानी केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया जाएगा। नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट नहीं कर सकते बीपीएससी मेकर ऐप पर ये सारे मटेरियल सारे PDF उपलब्ध है। आप वहां पर डेली बेसिस पर मंथली बेसिस पर सारे कंटेंट को एक साथ प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में बिहार के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, तेजस्वी यादव अभी हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं। कुछ जानकारी है जो कि आपको याद रखना है। आपको बता दूं कि हाल ही में लालू प्रसाद यादव के पुत्र
तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि दूसरी बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि इससे पहले वर्ष 2015 के चुनाव में जदयू, राजद और कांग्रेस की गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक जीत हासिल हुई थी और जिसके बाद राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी थी और इस सरकार के अंतर्गत नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और साथ साथ तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे पहली बार 2015 में जो चुनाव हुआ था इसके परिणाम के आधार पर। और यहाँ पर आपको एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है, उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 5वीं बार शपथ ली थी। उसी चीज को यहाँ पर हमने आगे लिखा है कि परिणाम स्वरूप नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो बने थे ये 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए। और वहीं पे हम बात करें तेजस्वी यादव की, तो राज्य के पहले युवा उप मुख्यमंत्री बनने का गौरव इनके नाम दर्ज हुआ था। तो ऐसे में याद रखें 2022 में ये पुनः उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये इनका दूसरा कार्यकाल होने वाला है, यानी कि बतौर उप मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने दूसरी बार शपथ लिया है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इंपॉर्टेंट है, जिसे आप ही याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। मुझे लगता है कि पूरे भारत में अगर किसी राज्य की बात करें तो राज्य के मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण से देखें तो नीतीश कुमार पहले वैसे मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने सर्वाधिक बार बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि इसमें मैं थोड़ा सा गलत भी सोच रहा हूँ। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके बताइएगा। सर्वाधिक बार अगर बात करें भारत के किसी भी राज्य में बतौर मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की, तो सर्वाधिक बार ये रिकॉर्ड किनके नाम है। और यहाँ पर एक जानकारी ये याद रखिए कि आपका जो 67 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम आयोजित होने वाला है, कई बार ये डेट परिवर्तित हुआ है, एग्जाम भी एक बार रद्द हो चुका है। तो ऐसे में जो नवीनतम जो बातें निकलकर सामने आई, जो मतलब कर सकते हैं सोर्स से मुझे पता चला है कि आपका एग्जाम जो है सितंबर महीने में आयोजित होगा। ये अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ये पूरी तरह से फिक्स्ड डेट नहीं है। एक संभावित, अगर मैं बात करूँ तो एक संभावित मतलब कर सकते हैं जानकारी है, जिसके आधार पर आपको याद रखना है कि सितंबर में ये एग्जाम आयोजित होने की प्रबल संभावना बनती है। तकरीबन मान के चलिए कि 80 से 90% चांस है कि आपका एग्जाम सितंबर में आयोजित हो जाए, ठीक है। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें, अभी हाल ही में आयोग यानी कि बीपीएससी का जो कर सकते हैं नया चेयरमैन बना है, तो इस आधार पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें तेजी आएगी और एग्जाम जल्द ही आपका आयोजित होगा। तो ऐसी स्थिति में आपके पास बिल्कुल भी अब समय नहीं है। तो ऐसे में जो लोग भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किए हैं बीपीएससी मेकर ऐप पर, आप वहां पर जाकर के डेली से रिवाइज कीजिए, टेस्ट सीरीज को पुनः अटेंड कीजिए। बहुत सारी चीजें वहां पर अपडेट की गई हैं जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। और अभी एक ऑफर भी चल रहा है जो कि 15 अगस्त के अवसर पर आया था। 15 से 17 अगस्त 2022 तक ये ऑफर है। एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और वहां पर जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं जल्दी से ज्वाइन कीजिए। 50 प्रैक्टिस सेट की एक श्रृंखला है जिसके माध्यम से आप एग्जाम की तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। साथ ही आप ये जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी किस स्तर की हुई है। और रिसेंटली 1 जुलाई माह से संबंधित एक वीडियो चैनल पर अपलोड हुआ था, जहां पर हमने विस्तार से सारी जानकारी आपको दिया था। आप लोग जाइए उस वीडियो को देखिए। 2022 का जो जुलाई मंथ अभी हाल ही में गुजरा है, एकदम से कंप्लीट जानकारी बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का दिया गया। तकरीबन 1 घंटे का ये वीडियो है। इसका पीडीएफ फाइल भी आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध कराया गया है। और साथ ही जनवरी से जुलाई तक के सारे जो मंथ गुजरे हैं, सभी मंथ का आपको वीडियो चैनल पर प्लेलिस्ट के अंतर्गत मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट बना है, आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही की घोषणा के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक अर्थात एसबीआई किस देश में भारतीय वीजा केंद्र चलाएगा? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि बांग्लादेश। अब यहाँ से जो प्रश्न शामिल है इसमें हमने एक्सप्लेनेशन को एकदम से स्किप किया है। देखिए, तबीयत मेरा अब से सुधार हो चुका, जो मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ अब से मेरा तबीयत सुधार हो चुका। अब अगले दिन से जो आपको मिलेगा वो आपको पूरा का पूरा जो कर सकते हैं व्यांखा जो हम आपको प्रदान करते थे वो आपको पूरी तरह से मिलेगा। आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि वीडियो चैनल पर रेगुलर क्यों नहीं आ रहा, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना गैप हुआ। तो वजह यही थी कि तबीयत थोड़ा सा खराब था, जिस वजह से मुझे थोड़ा सा समय लेना पड़ा और अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा चैनल पर। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर था यानी कि एसबीआई अर्थात भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा किस देश में वीजा केंद्र चला जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पड़ोसी देश बांग्लादेश। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कई सारी जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया है। नेक्स्ट होगा हमारा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अगस्त 2022 में किसने अपना पहला 3D वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? किसके द्वारा भी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई फिर लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा भी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई, जो कि भारत का पहला 3D वर्चुअल स्पेस म्यूजियम है। आप यहाँ पर इमेज के भी माध्यम से देख सकते हैं, ये एक वर्चुअल माध्यम में 3D म्यूजियम है जिसकी मतलब कर सकते हैं लॉन्चिंग जो हुआ है ये इसरो के द्वारा किया गया। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में देखिए सुपार्को लिखा गया। सुपार्को की बात करें तो ये पाकिस्तान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है, इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, और वहीं पे नासा की बात करें तो नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की नाम है।
और रोसकॉस्मोस की बात किया जाए तो ये रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है रोसकॉस्मोस। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और फिर यहाँ पे हमारा अगला होगा 5वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि शेयर बाजार के बिग बुल के नाम से मशहूर किस दिग्गज बिजनेसमैन का हाल ही में निधन हुआ है। ये भी बहुत ज़्यादा खबरों में था और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से इनका तस्वीर साझा करते हुए शोक व्यक्त की थी, जिस वजह से हमने यहाँ पर इस प्रश्न को शामिल किया। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए कि बिग बुल के नाम से कौन मशहूर थे, कौन बिजनेसमैन मशहूर थे जिनका अभी हाल ही में अगस्त 2022 में निधन हुआ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राकेश झुनझुनवाला। नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है। अगला है हमारा 6वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न की स्वतंत्रता दिवस 2022 समारोह के दौरान सलामी के लिए पहली बार डीआरडीओ द्वारा किस तोप का इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वदेशी होवित्जर तोप इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नोट कीजिएगा, 2022 स्वतंत्रता दिवस समारोह जो आयोजित हुआ इस दौरान यहाँ पर सलामी समारोह में डीआरडीओ द्वारा जो निर्मित है इस तोप का नाम है स्वदेशी होवित्जर तोप। इसका इस्तेमाल किया गया पहली बार, इसका जो निर्माण किया गया ये डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट होगा हमारा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि लोक कलाओं और स्थानीय व्यंजनों को प्रमोट करने के लिए किस राज्य सरकार के संस्कृति विभाग ने कम्युनिटी रेडियो चैनल जिसका नाम है रेडियो जयघोष की शुरुआत की है। तो शॉर्ट में ऐसे भी याद रख सकते हैं कि रेडियो जयघोष की शुरुआत किसके द्वारा किया गया। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रेडियो जयघोष की शुरुआत की गई, लेकिन यहाँ पे इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, लोक कलाओं और स्थानीय व्यंजनों को प्रमोट करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होगा, जिसको लेकर अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको दे दूं कि जो लोग यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर अपने बिहार से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, तो ऐसे में आपके लिए खुशखबरी ये है कि इस चैनल के माध्यम से एक रिवीजन सीरीज जल्द ही चैनल पर आने वाला है। ये 1 से 2 दिन में चैनल पर स्टार्ट हो जाएगा। रिवीजन सीरीज होगा, प्रत्येक वीडियो में 50 प्रश्न मिलेंगे, रेंडमली सारे सब्जेक्ट्स यानी कि मिक्स टाइप के क्वेश्चन होंगे, सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर कवर किया जाएगा, जिसको देख के एकदम से एग्जाम फॉर्मेट में यहाँ पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे वीडियो के माध्यम से, जिसके माध्यम से आप यहाँ पर तैयारी का सही तरीके से आकलन कर पाएंगे। तो इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। एक नया प्लेलिस्ट बनेगा चैनल पर, आप वहां पर जाकर के रेगुलर बेसिस पर सारे वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, तो जल्द ही ये आपको चैनल पर देखने को मिलेगा। और इसको लेकर के एक जानकारी आपको ये दे दूं कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में एक बेल बटन का आइकन होगा, आप वहां पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी ये वीडियो आएगा तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, शिकायत करते हैं कि सर आपके वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो ऑन कर लीजिए, वहां पर सारी जानकारी वहीं से आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि द स्नोमैन और फंगस द बोगीमैन जैसे चर्चित पुस्तकों के लेखक रेमंड ब्रिक्स का 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। बताएं कि वे किस देश के नागरिक थे। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वे इंग्लैंड के नागरिक थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इनकी कुछ चर्चित रचना में द स्नोमैन और द फंगस द बोगीमैन जैसी पुस्तकें शामिल है। इनका नाम है रेमंड ब्रिक्स। नेक्स्ट होगा हमारा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न की निम्नलिखित में से किसने मिस इंडिया यूएस 2022 का खिताब जीता है। ये मिस इंडिया यूएस 2022 की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर ये आयोजित हुआ था, और इसमें जो खिताब मिला है 2022 का निम्न में से किसे दिया गया। तो राइट आंसर होगा आर्या वाल्वेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आर्या वाल्वेकर को इस खिताब से, मिस इंडिया यूएस 2022 खिताब से सम्मानित किया गया। अगला होगा हमारा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में कौन 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कायरन पोलार्ड। और कायरन पोलार्ड की बात करें तो ये वेस्टइंडीज टीम के खिलाड़ी हैं, वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में ये उपलब्धि अपने नाम की है। तो ऐसा कारनामा करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं, जिन्होंने अब तक कह सकते सर्वाधिक 600 T20 मैच अपने नाम किया, यानी कि खेला है। और फिर अगला होगा हमारा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में खेले गए बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल 2022, जो कि बर्मिंघम में आयोजित हुआ था, जो कि 22वां संस्करण था राष्ट्रमंडल खेलों का, और इसमें भारत कितना पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा था। तो भारत कुल मिलाकर यहाँ पर 61 पदक अपने नाम किया था। कंप्लीट जानकारी हमने पहले भी आपको दिया था, लेकिन इस तरह से हमने क्वेश्चन में आपको नहीं पूछा था। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि भारत ने कुल मिलाकर 61 पदक अपने नाम किया है, और ऐसे में आप यहाँ पर इस तालिका के माध्यम से देख सकते हैं भारत जो है ये चौथे स्थान पर है।
तो कुल मिला के यहाँ पे हम बात करें तो कुल मिला के भारत ने 61 पदक अपने नाम किया और पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर रहा है। इनसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया थे पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड और तीसरे स्थान पर थे कनाडा। बात करें हम यहाँ पर 5वें स्थान की तो 5वें स्थान पर न्यूजीलैंड और 6ठे स्थान पर स्कॉटलैंड। अब यहाँ पर आपको राष्ट्रमंडल खेल 2022 का 22वां सत्र का ये जो शुभंकर था ये क्या था, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो शुभंकर 2022 का था पेरी द बुल। ये सारी जानकारी हमने आपको विस्तार से पहले भी दे दिया है। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा जो प्रश्न है ये भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न के निम्न में से किसे हाल ही में AIFF फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ये महिला और पुरुष वर्ग में अभी हाल ही में दिया गया है। आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। संबंधित सारी जानकारी हमने आपको यहाँ से दिया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो तो कमेंट कीजिएगा। और अगला जो वीडियो चैनल पर अपलोड होगा वहां पर आपको एकदम से पहले की तरह विस्तृत तौर पर सारी जानकारी दिया जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।